जल्द से जल्द आप सभी अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए इधर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के PYQs जो लास्ट ईयर्स आए हैं सभी। MCQs ही डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सभी टाइप के, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप अपने सभी फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो पहले MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ज्योतिबा फुले। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ही स्टेब्लिश्ड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ही स्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज या सत्यशोधक समाज, या फिर ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ही स्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 4 ऑप्शन है, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, ANS, या फिर WC बनर्जी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, A.O. ह्यूम, ठीक है। तो मूव करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। तो ये सभी क्वेश्चंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट्स हैव अ क्लियर लुक एट इट, ठीक है। तो आंसर है इसका, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856। द इंडियन सोसाइटी ऑफ, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ड्यूटी, ठीक है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो हाँ, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, और अगर आपको कोई डाउट आता है किसी चैप्टर में या उसके पहले डिस्कस करने हो तो वो भी बता सकते हो। तो मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, नेम ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले एंड राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बतानी है ज्योतिबा फुले एंड राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, इन्होंने ज्योतिबा फुले ने फॉर्म की थी सत्यशोधक समाज 1873 में, और राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्म की थी ब्रह्मो समाज 1828 में, ठीक है, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज कर दिया गया, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, नेम 2 प्रेसिडेंट्स अंडर हुम द फर्स्ट 2 सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर हेल्ड। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन आया था हिस्ट्री सिविक्स के पेपर में, ठीक है। तो इसके आंसर हैं WC बनर्जी, जो कि फर्स्ट सेशन को होल्ड किया था, और सेकंड सेशन को होल्ड किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे, मेंशन एनी 2 रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी तो उनको बताना है। तो एक थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगली थी इंडियन आर्म्स एक्ट। तो आप इन पे देख सकते हो, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी दी गई हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इम्पैक्ट डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 हैव ऑन द मुगल रूल। तो आप देख सकते हो इसका आंसर कि ये हुआ था कि मुगल रूल एंड हो गया था 1857 वॉर से, और मुगल एम्परर वॉज ऑल्सो एबॉलिश्ड, ठीक है, बहादुर शाह जफर की डेथ से। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मेंशन एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। तो आप इनके ये 2 रूल पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया था, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योतिबा फुले इन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर नेशनल मूवमेंट। ये 2015 का क्वेश्चन है, और ये 2 उनके कंट्रीब्यूशन थे कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सत्यशोधक समाज टू 10 इक्वल राइट्स फॉर लोअर कास्ट, ठीक है, लोअर क्लास, और उन्होंने विडो री मैरिज को भी काफ़ी प्रमोट किया था, एंड वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, हु प्रेसाइडेड ओवर इट्स फर्स्ट सेशन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, 2014 एंड 9 में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, सो हैव अ लुक एट इट। तो इसके आंसर आप देख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ठीक है, और उमेश चंद्र बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अगला सेशन हेल्ड किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला सवाल, स्टेट एनी 2 पॉलिटिकल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये सवाल आता रहता है, ठीक है। तो एक थी लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, और अगली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ब्रिटिश ने उन जो बहादुर शाह सेकंड थे ना, उनको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट शो की थी। तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसके साथ भी कई और पॉइंट्स हैं, उनको भी आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है।
और अगला सवाल, व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्रेस इन प्रमोटिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट अमंग द इंडियन। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके पास अच्छे खासे पॉइंट हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आइडियाज़ कैरी करने के लिए, और हाफ सेंचुरी में कैसे लास्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑन द माइंड्स ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन द 19th सेंचुरी। 2013 और 2009 में सवाल आ चुका है, तो आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये उसके आप देख सकते हो कि जो इन्फ्लुएंस किया था। तो अब मूव करते हैं, नाना साहेब का ग्रीवियंस क्या था ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। ठीक है, और जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने उन्हें पेंशन ग्रांट करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये रीज़न था उनके वो गुस्सा होने का। ठीक है, तो अगला सवाल, देयर वर वेरियस फैक्टर्स दैट प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। गिव द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछ ली है नेशनलिज्म की, कई बार पढ़ी होगी, पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल जो ये है ये वाला, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस एस इन्यूमरेटेड बाय WC बनर्जी। 2 बार सवाल आ चुका है 11 और 6 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देख सकते हो, टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन विद नेशनलिस्टिक political workers from various parts of the country and to develop and consolidate the feelings of national unity। ठीक है, मूव करते हैं अगली बारी, why did the doctrine of lapse become a political cause for the revolt of 1857। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है कि डिफाइन कर दो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो आपको ये डिफाइन कर देना है कि कैसे क्या हुआ था, और ये सवाल यूजुअली आ जाता है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है, तो अगला सवाल सब क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू सोशल रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय द ब्रिटिश विच अफेक्टेड द रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन पीपल। जैसा कि आप जानते हो, विडो रिमैरिज एक्ट और एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। क्वेश्चन काफ़ी 1-2 बार आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेम टू लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्ली ईयर्स। ठीक है, तो अर्ली वाले पूछेंगे तो आप बता सकते हो, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये फेमस थे। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, तो अब हम मूव करते हैं थोड़े से आगे अगले चैप्टर पे, और ये रहे 4 मार्क्स क्वेश्चन जो कि आपके आ सकते हैं इस तरह से पैसेज बेस्ड। तो ये 2021 में आया था सेमेस्टर 1 में। ठीक है, आप देख सकते हो, तो बेसिकली ये सब चीज़ें पूछी गई थी पैराग्राफ में, इनके बारे में बताया गया था कि इनका इमीडिएट कॉज आपको बताना है। तो एक एक नंबर के चेक सकते हो, 4 आए थे। तो इस तरह से सवाल आते हैं 4 मार्क्स में। तो मूव करते हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं हम लोग। तो ये रहा चैप्टर नंबर 2, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये जो सेम 1 में आए थे 2021 में। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट इज फॉल्स। तो देयर लीडर्स वर दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, या दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, या फिर दे वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, या फिर दे वांटेड टू लॉन्च वायलेंट एजिटेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका आंसर है डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड एंड करेक्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रेसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर होगा ए पार्ट, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो अब 2 मार्क्स क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो बेसिकली आप लोग जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लो, क्योंकि अभी बहुत ही थोड़े लोग हैं। अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप चैट में बोल सकते हो, लाइव चैट में। तो अगले सवाल पे, मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिपिन चंद्र पाल इन प्रमोटिंग नेशनलिज्म। तो विपिन चंद्र पाल के 2 कंट्रीब्यूशन आपको बताने हैं, बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया इन 1914, और ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये 2 पॉइंट है इसके। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है, स्टेट एंड टू मेथड्स अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट। बेसिकली हमको अर्ली नेशनलिस्ट के 2 मेथड्स बताने हैं जो उन्होंने यूज़ किए थे नेशनल मूवमेंट में। तो आप पढ़ सकते हो, ये 2 उनके मेथड थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, नेम टू बुक्स दैट दादा भाई नौरोजी ऑथर्ड एक्सप्लेनिंग ड्रेन्स ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो एक था पॉवर्टी ऑफ इंडिया बुक नाम थी, और एक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और ये है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाला लाजपत राय टू द नेशनल मूवमेंट। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, आप कह सकते हो। तो उनके 2 कंट्रीब्यूशन पूछे गए हैं। तो इधर लिखा हुआ है कि उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, शेर पंजाब, और उन्होंने फॉर्म की थी, ही फाउंडेड पंजाबी वंदे मातरम एंड पीपल। ये उनके जो जो भी थे ना। तो अगले सवाल पे आते हैं। नेम द नेशनलिस्ट हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और आप कह सकते हो 2000 में भी आया था, तो बेसिकली 3 बार ये सवाल आ चुका है। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो हम करते हैं अगले 6 पे। मेंशन एनी 2 कॉजेज फॉर द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। तो एक था रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियंस फॉर देयर ओन नेचुरल राइट्स, और दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि हु एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया थ्रू हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक बेसिकली किसने लिखी है, ये पूछा गया। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द फेथ ऑफ द मॉडरेट्स इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली 2 रीज़न बताने हैं मॉडरेट्स के, ठीक है। तो ये लिखे उनके 2 रीजंस। तो इसी तरह से हैं मेंशन एनी 2 अचीवमेंट, तो वही कॉमन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो और जो आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि नेम द कांग्रेस लीडर हु डाइड आफ्टर बीइंग असॉल्टेड बाय द ब्रिटिश, जो साइमन कमीशन में हुआ था, ठीक है। तो उसके नाम थे जो भी मतलब पूछा गया, तो बेसिकली वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और लाठी चार्ज की बात है, ठीक है। इसका आंसर ये था। तो अब 13 में पूछा गया कि मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी टू द इंडियन मूवमेंट। तो दादा भाई नौरोजी की बेसिकली 2 कंट्रीब्यूशन बताने हैं, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी फॉर्म की थी WC बनर्जी के साथ, और अगला था कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रेजेंट की थी अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरह से था। अगला सवाल, हु स्टार्टेड द पेपर यंग इंडिया। डायरेक्ट पूछ लिया, लाला लाजपत राय इसका आंसर है, ठीक है। तो और हाँ, ये वाला सवाल, हु वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वही सारे हैं, आपको रिपीट काफ़ी हैं, तो बेसिकली इनकी सभी चीज़ें याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है, ठीक है। और मॉडरेट्स के कौन लीडर्स थे या असर्टिव के कौन लीडर्स थे, ये भी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडरेट्स के दादा भाई नौरोजी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये आंसर है। अब ये 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ये पिक्चर वाला सवाल है, आ सकता है। तो आपको पहचानना है बेसिकली, पहले तो ये 3 लोग कौन है, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यही पहले ही सवाल आ गया कि आइडेंटिफाई द लीडर्स इन द पिक्चर्स। तो आपको चेक करना है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और ये वाले, और हमारे विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करते थे, कांग्रेस के। तो इसका आंसर है असर्टिव नेशनलिस्ट, ठीक है। व्हाट वाज देयर मेन ऑब्जेक्टिव, तो वो था अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज चाहिए था, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस तरह से था। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेथड्स एसोसिएटेड विद देम। तो बेसिकली वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, तो आंसर है भाई स्वदेशी एंड बाइकॉट। MCQ भी कह सकते हो और 4 मार्क्स क्वेश्चन कह सकते हो, कंप्लीट मिल जाएंगे मार्क्स, MCQ टाइप का ही है, ठीक है। और व्हाट वर द 4 एम्स ऑफ द कांग्रेस, बेसिकली एम्स उनके लिख देने हैं कांग्रेस के। और व्हाट वर अर्ली कांग्रेस मैन कॉल्ड मॉडरेट्स। तो अर्ली कांग्रेस मैन को मॉडरेट्स क्यों कहा जाता है, तो उनके मेथड्स ऐसे थे, तो वही आपको डिफाइन करने हैं। तो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 4 ये है, ऑब्जेक्टिव्स और हाउ डिड तिलक ब्रिंग अ न्यू वेव इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 मार्क्स क्वेश्चन ये तो नहीं है, तो इस तरह से आते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। तो इस चैप्टर के MCQ देते हैं, PYQ जो 2021 सेमेस्टर 1 में आए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो क्या नेशनल पर्सपेक्टिव था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि देयर वर ओनली हिंदूज इन वेस्ट बंगाल, या टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, या देयर वर मैनी राइट्स इन बंगाल, या फिर इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी इस बंगाल वाज ए लार्ज टेरिटरी। तो अगर आप नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसका आंसर था टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये ओपिनियन दिया था, पर बेसिकली ये आंसर है, ठीक है। नेशनलिस्टिक से अगर आप सोचेंगे, व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन, तो आपको बता दें 1905 का ये है आंसर, ठीक है। अगला सवाल, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग।
तुमसे मुस्लिम लीग का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो आप किसका आंसर ही देख सकते हैं, टू प्रमोट एमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब ये आते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। हु रोड वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेंशन वन रीजन फॉर द राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। ये था कि डिवीजन ऑफ बंगाल, इसने आग लगाई थी, ठीक है। वो आप कह सकते हो कि इसके राइज हुआ था, ठीक है। एंड वॉज द डिसीजंस रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली अनाउंस। बेसिकली इन लोगों से डेट पूछ ली गई है कि कब हुआ था पार्टीशन, तो 16 अक्टूबर 1905। अब मूव करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट है, वाई वॉज 16 अक्टूबर 1905 रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ INM, ठीक है। क्योंकि इस दिन पार्टीशन हुआ था, तो बेसिकली इसीलिए किया जाता है। आपसे घुमा के ही सवाल पूछ रहे हैं, सेम है। मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, उनके 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, तो वही है, एक टू प्रमोट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिशर्स, और एक ये और ये कि स्टेट 2 रीजंस गिवन बाय लॉर्ड कर्जन टू जस्टिफाई पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन ने किया तो उन्होंने क्या रीजंस दिए थे, तो एक तो ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, स्टेट है। और एक ये दिया था, हो सकता है एक्चुअल में यही था कि उनको रिलीजन के बेसिस पे ना जो नेशनलिस्ट आ रहे हैं ना, उनको क्रश किया जाए। 2 हिस्सों में डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, ठीक है। तो स्टेट एंड टू रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, उनकी 2 पॉलिसीज पूछ ली गई हैं। एक था कि उन्होंने एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट इम्प्लीमेंट किया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 2 उनके थे, ठीक है। अगला सवाल है, व्हेन वॉज बंगाल पार्टीशन, सेम रिपीटेटिव, और नेम द वॉइस रॉय। तो बेसिकली 20 जुलाई 1905 को हुआ था पार्टीशन, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी थे वो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो अब ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है, इनका यूज़ नहीं है, काफ़ी बड़े हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, द लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसके सवाल देखते हैं। तो नेम द फेमस पैक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेटेड द यूनिटी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो लखनऊ पैक्ट था वही, इससे यूनिटी हुई थी, और ये 1916 में साइन किया गया था। और इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट पूछ लिया गया, तो बेसिकली हम लोगों को उनके यूजेस जो भी इंपॉर्टेंस थी ना वही बतानी है, कि क्या क्या उसमें ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या उसके थ्रू हुआ था, ठीक है। और 2 रीजंस वाई लखनऊ पैक्ट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, तो वही रिपीटेटिव है, वही सेम चीज़ रिपीट। इससे यूनिटी आई थी हम दोनों के बीच में, कांग्रेस मुस्लिम लीग में। और दूसरा ये कि यूनिटी आई थी असर्टिव और अर्ली नेशनलिस्ट में। अब ये हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, कि व्हाट वर द टर्म्स ऑफ लखनऊ पैक्ट, सेम वही आप बता सकते हो कि उसमें क्या क्या आया था। तो एक यही था कि इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको एबॉलिश किया जाएगा, और एक ये 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। तो वाई वॉज दिस पैक्ट इंपॉर्टेंट, सेम रिपीटेटिव। हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5, द महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। तो इसका पहला सवाल है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द जलियन वाला बाग मैसकेप। तो कि इट हैपेंड इन ईयर 1919, जनरल डायर वाज रिस्पॉन्सिबल, या इट बिकेम ए कॉज फॉर एन NCM, या फिर इट बिकेम ए कॉज फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका आंसर है डी पार्ट, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। व्हाट वाज द कॉज फॉर द सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर आपका याद होगा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, तो ये इसका रीज़न है। अगला है, खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ। तो आपको याद होगा कि इसका आंसर है अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स की लीडरशिप के अंडर में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ डिड लाहौर सेशन ऑफ 1929 लीड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेमेस्टर 1 2021 में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ट। तो इसमें ये हुआ था लाहौर सेशन में। अगला सवाल है, कंप्लीट द एनालॉजी, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ। इसका आंसर है 1930, ठीक है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या क्या कॉजेज थे, तो आंसर है बी, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अब ये है आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन, यूजुअली आते हैं यही, और आसान आते हैं सभी, ठीक है। तो नेम एनी 2 लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो लीडर बताने खिलाफत मूवमेंट के, तो यही है मौलाना आज़ाद एंड हकीम अजमल खान, इंपॉर्टेंट है। 2 कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट,
डायरेक्ट पूछ लिया। दो कॉजेज बता देने, ये लिखे हुए हैं। अगला सवाल कि दो कॉजेज दैट लेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक तो यही था कि लाहौर सेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का। अगला एक ये पॉइंट है, आप देख सकते हो। फिर है कि व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। आपको पता होगा कैलिफ ने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स ने, ठीक है। तो यही था इस बारे में कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, उनकी पोजीशन थोड़ी वीक की जाए। तो स्टेट एनी टू प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट इन 1919। भाई इसके दो प्रोविजन पूछते कि आखिर वो क्या था, कि इससे गवर्नमेंट को काफ़ी पावर मिल गई थी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए, और डिटेन कर सकते थे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी को। ट्रायल भी था 2-3 साल। अगला सवाल कि वाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज हिस्टोरिक मार्च टू डांडी। डांडी मार्च का पूछ लिया गया, क्यों इन्होंने स्टार्ट की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट लाहौर इन 1929 सिग्निफिकेंट। क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि हु इज़ रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 2015 में ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, देख सकते हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं कि वाई वॉज द साइमन कमीशन रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट की थी? वही रीज़न है कि वो सभी यूरोपियंस थे, वाइट थे, और उसमें कोई इंडियंस ही नहीं था, तो कोई सेंस नहीं बनता था, ठीक है। और एक तरह से अगला ये रीज़न है कि देयर दिस वॉज सीन बाय द कांग्रेस एज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड अ डेलिबरेट इंसल्ट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन। और अगला सवाल ये है कि मेंशन व्हेन इन वन प्रोविजन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में साइन हुआ था। तो उसके प्रोविजंस बता देने हैं, तो यही लिखे हैं कि विड्रॉल ऑफ द ऑल द ऑर्डिनेंसेस, और ये था, ठीक है। अगला सवाल है कि स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल इवॉल्व बाय महात्मा गांधी। तो उन्हीं के तरीके बता रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल यही था। इसी तरह से ओ मतलब गांधी जी ने क्यों विड्रॉ किया था, किसके एश्योरेंस पे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये था कि अगर सभी ऑर्डिनेंस एंड प्रोसिक्यूशन हट जाते हैं तो, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तो उनको अगर रिलीज़ कर दिया जाए, तो ये थे उनके। तो अब कब हटाया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? 1930, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट साइन होने के बाद। अगला सवाल ये कि वाई वॉज द डांडी मार्च अंडरटेकन। क्यों डांडी मार्च लॉन्च किया गया था? तो बेसिकली यही पूछा गया है, ठीक है। ये तो हैं सारे 10 मार्क्स क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं थोड़े से आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 6, द फॉरवर्ड ब्लॉक, द आईएनए, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास PYQ 2021 सेमेस्टर 1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तुमसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनए। इसका आंसर है टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वॉर। ये वो एक पूरा वॉर लॉन्च करना चाहते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंट बैटन प्लान। तो माउंट बैटन प्लान मतलब क्या रीज़न था एक्सेप्ट करने का? कि यही था कि द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वॉज अ फेडरेशन विद अ वीक सेंटर। तो ये बेसिकली रीज़न था कि एक वीक सेंटर ही बनता अगर ये पार्टीशन नहीं होता है। तो अगला सवाल है कि फेमस स्लोगन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो उनका फेमस स्लोगन वही था, गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो अगले सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल मतलब क्लॉज नहीं था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, ठीक है। तो आंसर है बी, द आर्मी एंड एसेट्स वुड बिलोंग ओनली टू इंडिया। ये इसका पार्ट नहीं था। अब ये आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये लिखे हुए 2 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद स्टेट एनी 2 प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये उसके 2 प्रोविजंस हैं। और अगला कि 2 रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंट बैटन प्लान। कि माउंट बैटन सेम रिपीटेटिव सवाल है, ठीक है। 2019-2016 में ऑलरेडी आ चुका है। अब अगला है कि नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर है लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन, फिर से 2017-14 में ऑलरेडी आ चुका है। और आईएनए का कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट।
थोड़ा सा मिला जुला सवाल है, सेम। और फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। और ऑब्जेक्टिव क्या थे कि वॉज द लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पेजेंट्स, यूथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो बेसिकली हमने अभी 5-6 चैप्टर डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते थे। और हाय, तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, और भी डिस्कस कर सकते हैं काफ़ी सवाल। तो अगर कोई भी चैप्टर का अगर पहले ही डिस्कस करना हो, इम्पोर्टेंट चैप्टर लगता हो, तो भी हम बैठ के वो भी देख सकते हैं। तो अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल कर लो ऑलरेडी, या तो हम क्लोज़ भी कर सकते हैं, अगर और लोग आते हैं तो चला सकते हैं आगे भी स्ट्रीम। तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बुला लो ताकि हम और भी चैप्टर्स डिस्कस कर लें। तो ये था कि हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखना, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, उसका आंसर है इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ये हमारे पास है 10 मार्क्स क्वेश्चन, इनका कोई यूज़ नहीं है, पढ़ सकते हो। डायरेक्ट आते हैं 2-2 नंबर या 1-1 मार्क्स के। तो ये है चैप्टर नंबर 7, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो अभी भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो आप उनको यहाँ पे बुला सकते हो लाइव में, ताकि हम 1-2-3 चैप्टर्स और डिस्कस कर लें। नहीं तो बचे हुए हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट वाज मीन्ड बाय द टर्म इम्पेरियलिज्म एज अ कॉज फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2020 में सवाल आया था, मुझे याद है। ये हमारी एग्ज़ाम के टाइम हुआ था, 2020 में सेम क्वेश्चन था। तो इम्पेरियलिज्म अकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग नेशन टेक्स ओवर अ वीकर नेशन और रीजन एंड डोमिनेट इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ इन 19th सेंचुरी, एग्रेसिव एंड फियर्स इकोनॉमी। बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई थी इम्पेरियलिज्म की। तो ये इसी साल मेरा भी एग्ज़ाम था, तो ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश्ड। लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था कि यही था कि ताकि वो सीक्रेट ट्रीटी से अलायंस में ना एंटर करें, और अगर था कि ये था कि जो मेंबर स्टेट है ना, वो काफ़ी बड़ी ह्यूज आर्मीज, वॉरशिप्स, डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स, ये सब ना रखें, ठीक है। अगला सवाल है कि नाजिज्म और फासिज्म के सिमिलैरिटीज़ बतानी है, तो यही है। और फिर अगला सवाल कि फासिज्म की डेफिनेशन बताइए। डायरेक्ट सवाल है, उसकी इटालियन वर्ड में क्या मीनिंग होती है, ठीक है। अगला ये कि नेम टू राइवल ब्लॉक्स फाउंड इन यूरोप बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। तो यही था कि एक एलाइड पावर बन गई थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया थे, और इम्पेरियलिस्ट पावर्स थे जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड देयर उसकी एलीज थी, ठीक है। कि और अगला है कि टू टर्म्स मेंशन इन टू टर्म्स फॉर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइंड ऑन 28 जून 1919। तो दो उसके टर्म्स बताने हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के, तो आप देख सकते हो ये थे। उसके बाद कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई साराजीवो क्राइसिस था उसका इमीडिएट कॉज, और भी थे पर ये इमीडिएट कॉज था, ठीक है। अब अगला सवाल, हाउ मच डिड जर्मनी हैव टू पे एस वॉर रिपर्शन चार्जेस। तो वो था $33 बिलियन, काफ़ी ह्यूज अमाउंट था, ठीक है। अगला है कि मेंशन एनी टू इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो ये कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, अराउंड 9 मिलियन, ठीक है। लगे कि एक्सपेंडिचर था ना एलिड साइड का, वो था 41,000 मिलियन पाउंड्स, और जर्मन साइड का था 15,000 मिलियन पाउंड। बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ था इन लोगों का, ठीक है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। अगला है कि साराजीवो क्राइसिस की वजह से कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सेम आपसे मतलब साराजीवो क्राइसिस की डेफिनेशन ही पूछती कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, आपको वही बताना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगला सवाल, नेम द कंट्रीज दैट फॉर्म द एलिड पावर। डायरेक्ट पूछे ब्रिटेन, फ्रांस, USA एंड रशिया। और अगला सवाल है, स्टेट टू अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फासिज्म। फासिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताने हैं आपको बेसिकली, ठीक है। तो यही है, इसके सभी ज़रूरी सवाल हैं, ठीक है।
फिर है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 2018 में ये सवाल आ चुका है कि कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद रेफरेंस टू नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं बता सकते हो, इन दोनों के रिलेटेड ही बताने हैं। तो अगला है कि एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेम सराजीवो क्राइसिस, थोड़ा सा ब्रॉड में डिफाइन कर देना, ठीक है, पॉइंट्स में कम से कम 3-4 पॉइंट्स में कर देना सेम आंसर को। अगला आता है 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, कि 4 आ जाएंगे पार्ट या 4 टर्म्स बता दीजिए आपके जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की थी, ठीक है। अगले हैं ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन। एक देख लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, ये 2022 सेकेंड सेम में आया था, ठीक है। तो पूरा सवाल देख लो एक बार, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। और पहला सवाल है नेम द सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ द ट्रिपल इंटेन। इसका आंसर है रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। तो ट्रिपल इंटेन की ये थी सिग्नेटरी कंट्रीज, ठीक है। और अगला सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इम्पेरियलिज्म। डायरेक्ट टू द पॉइंट डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। इम्पेरियलिज्म रेफर टू द स्टेट पॉलिसी बाय विच पावरफुल नेशन एस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर द नेशन बाय पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट, ये तो इम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन। अगला सवाल है एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई साराजीवो क्राइसिस थोड़े से ब्रॉड में डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ वॉर रिपर्शन दैट जर्मनी हैड टू पे द एलिज एंड मेंशन एनी टू टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स विच अफेक्टेड द जर्मन मिलिट्री, ठीक है। तो पहले तो अमाउंट बताना कितना पे गया, वो था $33 बिलियन, बहुत ह्यूज अमाउंट था उस समय। और 2 टर्म्स बता देने, एक तो ये कि जर्मन ने अपनी सभी कॉलोनियल एम्पायर लूज कर दिए थे और उसको वॉर गिल्ट किया गया था और काफ़ी बड़ा हैवी सम पे करना पड़ा था ऐसा वॉर रिपर्शन। और ये कि सभी कोल माइंस जो थी ना वो सीड कर ली गई थी, फ्रांस को दे दी गई थी। तो अब ये था चैप्टर 7 और भी इसके 10 मार्क्स की जो क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 8, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने कई चैप्टर्स 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये 8वां चैप्टर है, ठीक है। तो अभी सभी आपके काफ़ी फ्रेंड्स नहीं हैं, काफ़ी थोड़े ही लोग हैं, तो जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स को बुला लो, उनको ये लिंक शेयर कर दो ताकि वो लोग भी आ जाएं। तो पहला सवाल है कि द सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ द ट्रिपल अलायंस,